अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं मैरिड कपल्स के बारे में कि वो अपने रिलेशनशिप में किस तरह की प्रॉब्लम्स को जो फेस करते हैं और किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं अपने उन प्रॉब्लम्स को। वो बेसिकली शादी एक जैसे एक ज़िंदगी का एक नया सफ़र है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी। दोनों के लिए ही एक साथ एक नए रिलेशनशिप को शुरू करना चैलेंजिंग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अक्सर आजकल लव मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और अगर अरेंज मैरिजेस भी हो रही हो तो उसमें भी लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, मगर एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बात करना, टाइम स्पेंड करना शादी से पहले भी आपको ये चीज़ नहीं बता सकता कि आप शादी के बाद जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे, किस तरह से चीज़ें जो है वो होंगी। ऑफ कोर्स प्लानिंग ज़रूर होती है लोगों ने प्लान भी किए होते हैं और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया होता है, फिर उसी को ही वो फॉलो भी करते हैं और उनका रिलेशनशिप भी अच्छा चलता है। मगर इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे लोगों के जो इश्यूज़ आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जब शादी से पहले एक दूसरे से बातचीत होती है तो वो बड़ी और तरह की बातचीत होती है। आप एक दूसरे के लिए टाइम भी निकालते हैं, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे लविंग केयरिंग मैसेजेस भी जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की परेशानी में परेशान भी होते हैं। एंड यू स्नैच द टाइम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए। और शादी से पहले ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, सब अच्छा टाइम जो एक गुजरा होता है। बट द मोमेंट जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है। रिलेशनशिप की एक नई स्टेज जो है वो आ जाती है, यानी अब आप वो जो एक अगर एंगेजमेंट वाला एक टाइम था, अब आप उससे एक शादीशुदा ताल्लुक में जो है वो आ गए हैं। रिलेशनशिप एक अगली स्टेज में चला गया है और अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं यानी कपल्स जो होते हैं वो यूजुअली शादी के बंधन में तो बन जाते हैं मगर अपने रिलेशनशिप की इस नेक्स्ट स्टेज को नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि वही पिछले वाली चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से हो रही हैं, उसी तरह से हमारी बातें हों, उसी तरह से मैसेजेस एक्सचेंज होने चाहिए, उसी तरह से छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो होनी चाहिए, सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अक्सर शादी के बाद लोगों के एक दूसरे के साथ गिले शिकवे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ही ये होती है कि अब दो लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो गए हैं और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि अब जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो शायद मैसेजेस उतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जितना पहले किए जाते थे, जितने शादी से पहले होते थे, या उस तरह से एक दूसरे को बग करना उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि पहले होता था। मगर कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि अब वो समझते हैं बस जी अब शादी ही एक पर्पस थी इस रिलेशनशिप का, इस ताल्लुक का, ये हमारी ज़िंदगी में जो एक अहम स्टेज आनी थी वो शादी ही थी। और उसको देखते हुए फिर वो आपस में मैसेजेस करना, आपस में एक दूसरे के साथ छोटे छोटे जुमले जो कि आपके ताल्लुक को बहुत मजबूत करते हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स, लव जेस्चर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और एक और जो किस्म के लोग होते हैं वो ये होते हैं कि जी वो करते तो हैं मगर वो इतनी कम तादाद में वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं कि हो सकता है उनका काउंटर पार्टनर जो है उसको मिस करना शुरू हो जाता है और गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी शादी से पहले तो आप ऐसे करते थे, आप ऐसे करती थी, ये बात होती थी, वो बात होती थी, आपने ये कहा था, वो कहा था, अब क्यों नहीं हो रहा। ये अक्सर शादी के कुछ जो फ्यू मंथ्स, अर्ली मंथ्स होते हैं या अर्ली ईयर्स होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। गिले शिकवे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बिल्कुल शुरू के दिनों में सेटल डाउन नहीं होते, मसलन शुरू के दिनों में ही बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली कबूल नहीं कर पाते, वही लोग फिर आगे जाके भी प्रॉब्लम में रहते हैं और उनके रिलेशनशिप्स जो हैं कभी भी सेटल डाउन नहीं हो पाते। द थिंग इज़ दिस कि जैसे शादी के बाद जिम्मेदारियां थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, रोल्स थोड़े से चेंज होते हैं, रिलेशनशिप का स्टेटस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ लव एंड केयर वाला जो एक ताल्लुक है और उसके जो एक्सचेंज है, उसको शो करने का तरीक़ाकार जो है वो भी बदल जाता है, मगर लोग इसको कबूल नहीं कर पाते। यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि अब आप अपने रिलेशनशिप की एक नई नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ गए हैं और इस स्टेज के ऊपर आपको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे के टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करने की ज़रूरत होती है एक्चुअली।
اس سٹیج کے اوپر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ خاص طور پہ جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، کیونکہ شادی سے پہلے کی سچویشنز کچھ اور ہوتی ہیں اور شادی کے بعد کی سچویشنز کچھ اور ہو جاتی ہیں. ان کو زیادہ چیزیں جو ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ پہلے تو ہمیں بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی اور اب نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس سٹیج کے اوپر ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ریلیشن شپ نیکسٹ سٹیج کے اوپر ہے، اور آپ نے مینٹلی، فزیکلی اور ایموشنلی بھی اپنے آپ کو ایک نیکسٹ سٹیج کے اوپر جانا ہے. مگر آن دا ادر ہینڈ جیسے آدمی جو ہے بالکل یا تو اپنے لو ایکسپریشن سٹاپ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ کوالٹی والا ہونا چاہیے. ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ لونگ جو ہے سینٹینسز بولتے رہنا، ایک دوسرے کو اپنا لو اینڈ کیئر شو کرنا ہر وقت اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا کہ کتنا اچھا آپ اپنا ایکسپریشن دے رہے ہیں، اور دے ضرور رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی کنیکٹڈ رہنا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو اپنا پیار اور محبت شو کرنا بہت ضروری ہے. جیسے اگر آپ پہلے جو ہے 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ میسیجنگ کے اوپر کنیکٹ تھے، فون کے اوپر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، تو وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لیے. مگر شادی کے بعد کیونکہ آپ سارا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ سے وہ اٹھتے اکٹھے ہیں، ناشتہ اکٹھے ہوتا ہے، ساری چیزیں جو لائف کی ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، مگر وہ جو ایک دوسرے کو میسج کرنے والا اسپیشل ایک کمپوننٹ ہوتا ہے، کال کرنے والا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے، وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو ہے کم ہو جاتا ہے. آپ کو ایکسیپٹ یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اب آپ کو جو ہے میسیجنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنے ریلیشن شپ سے یہ ساری چیزیں بالکل مائنس کر دی، مثلاً آپ اپنا لو ایکسپریشن نہیں دے رہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے، تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ آپ کا ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا ریلیشن شپ مر جاتا ہے ایکچولی. اور لوگ ایک گھر میں تو رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے. محبت کو زندہ رکھنے کے لیے، تعلق کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا ایکسپریشن بہت ضروری ہے. کم ہو مگر ہو ضرور ہو. آپ اپنی وائف سے، بیوی اپنے شوہر سے اکثر ان کو اس طرح کے جملے ایکسچینج کرنے چاہیے، جیسے آئی لو یو، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، یا میں، یعنی آپ اگلے بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق میں ہیں، آپ اس کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، آپ شادی ہونے کے بعد کہیں اس کو پیچھے نہیں چھوڑ آئے. یہ شادی ہوگی تو ریلیشن شپ کہیں پیچھے نہیں رہ گیا، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے کنیکشنز جو رکھنا ہے وہ بہت بہت ضروری ہیں. ہاں جیسے پہلے 100 میسیجز ہوتے تھے، اب شاید 1-2 میسیجز ہو جائیں تو آپ کے ریلیشن شپ کو یہ چیز زندہ رکھ سکتی ہے. یعنی آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی شفٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ریلیشن شپ ایک نئی سٹیج میں چلا گیا ہے، وہاں پہ رول رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہوئی ہیں. اب آپ نے ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا ہے، ایک دوسرے کے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک اگلی بڑی امپورٹنٹ سٹیج آتی ہے وہ سٹیج ہوتی ہے جب دونوں ہسبینڈ وائف جو ہے یعنی بچہ ان کی لائف میں جو ہے وہ آنے کی جو ہے وہ امید ہو رہی ہوتی. اس وقت بہت ڈراسٹک سی چینجز آنا شروع ہوتی ہیں ریلیشن شپ میں. ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس پر 50% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. وجہ یہ ہوتی ہے بچے آنے سے پہلے دونوں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. جب جو ہے بچہ ایکسپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بچے آنے کی امید لگتی ہے، تو ساری توجہ جو ہے آٹومیٹکلی بچے کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دونوں ماں باپ کی آٹومیٹکلی کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. اس سٹیج کے اوپر میں خاص طور پہ دونوں ہسبینڈ اور وائف کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کنیکٹ کریں. یعنی اپنے بچے کے ساتھ روزانہ، جب وہ اپنی ایون ماں کے پیٹ میں بھی ہے، بچہ تب بھی چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے، تب بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کے ساتھ اچھے لفظ، اپنا پیار اور محبت اپنے بچے کے ساتھ اسی وقت سے اسٹیبلش کرنا شروع کریں. مگر جب آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ اسٹیبلش کر رہے ہوں تو آپس کے تعلق کو جو ہے مس مت کیجیے، کیونکہ اکثر لوگ بچے کی طرف دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپس کے تعلق کو جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں. یعنی آپس کی باتیں ان کی ختم ہو جاتی ہے، شیئرنگ ان کی ختم ہو جاتی ہے، پرابلمس جو ہیں وہ دوسری طرح کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا ایک جو چینج آتا ہے وہ عورتوں کے پارٹ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک تو ماں خود جو ہے وہ سمجھتی ہے، ایک عورتیں جو ہے اس سٹیج کے اوپر بھی کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس میں سے گزرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے. اب مدرس جو ہیں جب وہ مائیں بن جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں. بچے آپ کی پرائورٹی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ہونے بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں.
मगर उसके साथ साथ किसी भी सूरत में बच्चों की वजह से, किसी दूसरे इंसान की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको अपने स्पाउस को यानी अपने हस्बैंड को या अपनी बीवी को जो है कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ भी आप अपने शोहर को और अपनी बीवी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनको सेकंड स्टेप के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाता है। अक्सर वाइफ्स बच्चे के बाद जो है इन्वॉल्व हो जाती है अपने बच्चों में, और हस्बैंड उस वक़्त लोनली फील करता है क्योंकि वो अकेला हो जाता है। अब माँ और बच्चा तो हर वक्त एक दूसरे के साथ हैं, बाप ने तो जब आना है वही थोड़ा सा टाइम उसने बच्चे के साथ भी गुजारना है, और जब उसने आना है तब भी उसकी बीवी ने यानी बच्चे की माँ ने बच्चे के साथ लगे हुए रहना है बहुत सारा टाइम। सो यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं एडवाइस करूँगी कि क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आके आदमी बहुत लोनली फील करता है, वो अकेला होना शुरू हो जाता है। जब वो लोनली फील करना शुरू कर देता है तो फिर वो बाहर जो है चीज़ें अपनी तलाश करना शुरू कर देता है, बाहर रिलेशनशिप अपनी दोस्तियां बनाना शुरू कर देता है। बीवियों की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर आके कि बेशक बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ गया तब भी आपका शोहर आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ गया है तब भी आपकी वाइफ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये एक फ्लॉ मैंने बहुत ज़्यादा फीमेल्स में और जो है मेल्स उनमें देखा है, शादी के बाद जो चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आती हैं। अक्सर जब शादी वाली स्टेज आती है तो क्योंकि शुरू में ही लोगों ने एक दूसरे को बड़े ही सब्ज़ बाग दिखाए हुए होते हैं, और उन सब्ज़ बागों में जो है कहीं पे भी प्रॉब्लम्स का तज़करा नहीं होता, कहीं पे भी ना। अगर तो अरेंज मैरिज है तो फैमिली कभी भी अपना नेगेटिव पहलू एक दूसरे को नहीं दिखाती, ना ही लड़का लड़की को अपना नेगेटिव पहलू दिखाता है, ना लड़की लड़के को अपना नेगेटिव पहलू दिखाती है, ना लड़की की फैमिली दूसरी फैमिली को अपना नेगेटिव पहलू दिखाती है। सब लोग अपना पॉजिटिव दिखाते हैं और एक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। मगर शादी के बाद वही चीज़ें जब रियलिटी में नहीं नज़र आती तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, मुसीबतें ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते लोग। बहुत बेहतर ये होता है कि आप जो हैं जिस तरह से हैं उसको बहुत क्लियरली एक दूसरे के साथ शेयर करें। खुद इतना सीखें कि मैं अपने मसाइल को अपने शोहर के साथ किस तरह से डिस्कस कर सकती हूँ, कैसे उससे बात कर सकती हूँ कि मेरे मसाइल हल हों, बजाय इसके कि आप अपनी माँ से सलाह मशवरा हर वक्त लें और उस अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उसको फ़ोन आप करती रहें। शादी के शुरू के चंद एक प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर हम अभी बात करें इस तरह के होते हैं, इनको आप अगर कंट्रोल कर लें तो आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है। आप खुद सोचिए कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, हम किसी नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या हम किसी काम वाली जगह के ऊपर नई काम वाली जगह के ऊपर जाते हैं तो हमें उसको भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर वो घर जो कि हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे शोहर का घर जो होता है, जो आपके शोहर का घर है, वो आपका घर है, वो उस घर के माहौल को समझने में, उस घर में रहने वाले अफराद को समझने में थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मार्जिन तो ज़रूर दें ताकि आप समझ सकें। हमेशा कहते हैं कि पहले चीज़ों को समझते हैं और फिर समझाते हैं। मैं बर्दाश्त करने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप गलत बातें भी बर्दाश्त करें, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि छोटी छोटी बातों को जिनको इग्नोर किया जा सकता है उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, मगर जो बहुत बड़ी बातें हों जिन पे वाकई ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनको कभी भी ना तो टॉलरेट करें और ना ही उनको छुपा के रखें। कोशिश करें कि आप उनको बहुत तरीके से अपने शोहर से बात कीजिए। अगर आपको लगता है वहाँ पे सलूशन नहीं मिल रहा तो फिर आप अपने माँ बाप के साथ उसके बारे में बात करें। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ टिप्स जो हैं आपको मदद करेंगे।